जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जिस्म के एक एक चप्पे में दर्द, फाइबर, मायोजिया दर्द, मसिल दर्द, कि मसिल का जो एक फाइबर है वो भी दर्द करने लगता है। तो आया ये कोई ड्रेडफुल डिजीज है, या ये एक डिजीज है, या ये एक एबनॉर्मल मेंटल अप्रोच है? तो आज इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, ये ऑटोइम्यून कैटेगरी या जो है इसके डिफरेंट जेनेटिक एस्पेक्ट वो भी देखे गए हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द किरानिक है, इट इज़ द किरानिक। और दूसरी बात, खास बात ये है कि इसमें इन्फ्लेमेशन कोई नहीं होती, जबकि हमने पहले वाली जितनी सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज पढ़ी है उन सब में इन्फ्लेमेशन का जिक्र था। और तीसरी बात ये कि इसका जो डोमिनेंट फीचर है, लाइक जैसे रूमेटाइड या अदर डिजीज है, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका, तो इसका भी वो ही पेन है, तो वो एक ही कैटेगरी में इस तरीके से आ रही है। तीसरी बात ये है कि ये वाइड स्प्रेड है, हेड से लेकर टो तक, ये जिस्म के चप्पे चप्पे में दर्द करवाती है। और अक्सर हम लोग उस मरीज को कहते हैं कि आप वह भी हो, ठीक है, ज़्यादातर ये ऐसे होता है। फटीग होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, जब दर्द होगा तो नींद भी खराब होगी। उसके अलावा एंड कोग्निटिव डिस्फंक्शन, इंसान जब पेन में होता है तो उसका डिसीजन पावर कमजोर होता है, ठीक है, तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरोकेमिकल या न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म है, वो कोग्निटिव जो है इम्पेयरमेंट की तरफ ज़्यादा होता है। और आप देखें कि जब कोई ऐसे दुनियादारी में भी होता है कि जी मैं तो बीमार था, मुझे समझ में ही नहीं आया और इन्होंने पेपर पे साइन ले लिया, तो डिसीजन पावर जब ओवरऑल पेशेंट डिजीज में होता है और स्पेशली पेन में होता है तो वहाँ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। ये मैं जनरल बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका जो सेंट्रल पेन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी अगर उनको प्रेशर आ जाए, मिसाल तौर आप बैठे हो और अचानक उठने की कोशिश करते हो, आपकी कुड़ी के पाँव पे जो इलाज आती है तो वो चीख मार देती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छुरे खूबे जाते हैं, गोलियां लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, उनके जो है आर्म्स या लेग डिस्टॉर्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं ठीक है, हो गया जो हो गया। तो ये जो पेन की टॉलरेंस की कैपेबिलिटी है ना, ये ह्यूमंस में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होती है। हर एक की दर्द सहने की सलाहियत सेम नहीं होती। कोई छोटी सी, आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन से लोग कितना कतराते हैं, और कोई खुशी में कहते हैं जी बस डॉक्टर साहब आप अल्लाह के से ऑपरेशन करो, जो होगा देखा जाए, ठीक है। और हमने ऐसे भी मरीज देखे जब वी वर वर्किंग इन इमरजेंसी, वो कहते थे डॉक्टर साहब ज़ाइलोकेन क्या लगाते हो, ऐसे टाके लगा दो क्या होता है, ठीक है। बगैर, हाँ आई हैव डन लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ ज़ाइलोकेन अवेलेबल ही नहीं होती, तो बगैर ज़ाइलोकेन के भी हमने टाके लगाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि उनकी पेन की जो टॉलरेंस थी वो हर इंसान की डिफरेंट होती है। मैंने यहाँ अपने नवाबशाह में एक केस ऐसा भी देखा था, ये हमारी ये पीएमसी है, इसके पिछले रोड पे, तो वो ट्रेडिशनल लोग थे, जाती दुश्मनी थी, तो उसको 7 बुलेट्स सीने में मारी गई, ठीक है। 7 बुलेट्स खाने के बाद वो बंदा खुद गाड़ी ड्राइव करके क्योरिटी के गेट पे आया है, और वहाँ जैसे उतरा है तो वो तब तक ब्लीडिंग इंटरनल बहुत हो चुकी थी और गिरा। मतलब इतनी टॉलरेंस भी होती है। और कभी कभी आपके पाँव में बड़ी एड़ी वाली जूती पहनते हो, मोच आ जाती है, तो ये मुझसे तो चला नहीं जाता, ऐसे भी तो एक्सप्रेशन आते हैं। तो दीज आर दी डिफरेंट, तो हर एक की दर्द की सलाहियत डिफरेंट होती है। अच्छा, इसमें जो सेंट्रल पेन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, ये एबनॉर्मल पेन परसेप्शन एंड इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, वही बात जो मैं अभी आपको जमाने की मिसाल दे रहा था। तो इसमें एपिडेमियोलॉजी और डेमोग्राफी को देखें तो ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स फीमेल, बाकी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, तो यहाँ पे भी फीमेल डोमिनेंट है। और इसकी जो पीक एज है वो 30 to 60 ईयर्स है। और कैन आकर
एडोलिसेंट एंड एल्डरली बट लेस फ्रीक्वेंटली। और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वाले ये इलाके, ये ज्यादातर गोरे लोगों में ज्यादा है। और 2 to 4% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, ये देखिए बड़ा रेशियो है, 2 to 4% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 2 या 4 को तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो गरीब है उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि गरीब सोचता भी ज्यादा है, सोचने से भी ये बीमारी बढ़ती है, सोचने से भी दर्द की टॉलरेंस डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। तो इस तरीके से ये लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में भी ज्यादा पाई जाती है, और उन लोगों में भी ये ज्यादा पाई जाती है जो मेंटली डिस्टर्ब है। थोड़ा और स्टेज था, बस ये हुआ और फिर वो आउच आउच शुरू हो गई। कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स, जो अदर पेन डिसऑर्डर से वो भी इसके साथ हो सकते हैं, लाइक आईबीएस। आईबीएस को पहले कहते थे कि जी ये गट का डिसऑर्डर है। आईबीएस के 3 टाइप होते हैं, एक में डायरिया डोमिनेंट, एक में कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट, एक में डायरिया कॉन्स्टिपेशन। और वो जो चौथा जो है ना, वो ये है कि आईबीएस गट माइंड बॉडी डिसऑर्डर है, ठीक है। सो आईबीएस जिस्म के किसी भी हिस्से को माफ नहीं करता। आईबीएस वाला कभी कहेगा मेरे दिल को घबराहट हो रही है, मेरे सांस में दुश्वारी हो रही है, मेरे पेट में गैस हो रही है, मेरे यूरिन में इशू है, मेरे पट्टू में, जोड़ों में दर्द है, मुझे बेचैनी हो रही है। तो दीज आर दी वेग टाइप ऑफ द सिम्टम्स रिलेटेड टू आईबीएस। तो आईबीएस किसी भी तरीके से आ सकता है, लाइक फाइब्रोमाइल्जिया। और उसके अलावा जो है मैग्रेन, मैग्रेन जो है ये इसको कहते हैं दर्द शकीक, दर्द शकीक, आधे सर का दर्द। ये मैग्रेन विद आरा विदाउट आरा, ये भी फीमेल में कॉमन है। तो इन लोगों को कहा जाता है कि खट्टी चीजें न खाओ, दी कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टायरामीन, वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो इस वजह से। दूसरा ये कि चॉकलेट भी न खाओ, ओसीपी भी इनसे रिलेटेड है, और आग के सामने या जो तपती धूप है उस पे भी है। और चौथी चीज है ज्यादा स्ट्रेस भी है, तो स्ट्रेस भी माइग्रेन को बढ़ा देती है, ठीक। तो उसके अलावा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स है, वो भी सर दर्द ये इसके डीडी में आ जाते हैं कि मुझसे खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, एग्जामिनेशन कराया, डेंटिस्ट को दिखाया, ईएनटी वाले को दिखाया, देयर वाज नो इशू। इटियोलॉजी क्या है इसकी, फाइब्रोमाइल्जिया की इटियोलॉजी क्या है? तो हर डिजीज की तरह यहाँ पे भी जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। अब ये खानदानी वहमी था, ठीक है, वो फैमिली को ब्लेम कर देते हैं कि इसकी पूरी फैमिली में, हाँ होता है, जेनेटिक ट्रांसमिशन तो होती है। तो इस तरीके से। और दूसरा देखें कि इसमें बार बार जितनी सारी डिजीज का जिक्र हुआ है, एचएलए, हर जगह एचएलए आपको मिलेगा, कहीं पे कोई वेरिएंट, कहीं पे कोई वेरिएंट, कहीं पे कोई वेरिएंट। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स में डिसरेगुलेशन ऑफ पेन पाथवेज जो सीएनएस में होते हैं। अब यहाँ 2 चीजें आप याद रखना कि एक सब्सटेंस पी और एक ग्लूटामेट, ये दोनों दर्द को बढ़ाते हैं, ठीक है। सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो पेन को थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं। अगर ये ज्यादा सीक्रेट होंगे तो ज्यादा पेन होगा, अगर ये कम सीक्रेट होंगे तो कम पेन होगा। उसके कंपेरिजन में नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, मूंगफली खाया करो मूड अच्छा होगा, ये भी एक मुहावरा है। तो मूंगफली में सेरोटोनिन होती है, तो इस वजह से तो वो लोग खाते हैं। जितना आप मूंग को ज्यादा हिलाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका टेंशन रिलीज होगा, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ये इन्वायरमेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स है जो फाइब्रोमाइल्जिया को प्रोवोक करते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में वही बात मैंने कही कि सेंट्रल सेंसिटाइजेशन डिसऑर्डर है पेन का, और इसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ होती है पेन पाथवेज की। मतलब थोड़ी चीज को मैं अगर किसी को खड़ी हो जाओ, अच्छा मुझे कहा खड़ी हो जाओ, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मैंने तो सिंपली कहा कि आप खड़े हो जाओ। तो उस ये चीजों को एग्जैजरेशन होती है, तो यही हमारी बॉडी पेन पाथवेज के साथ करती है। थोड़ी सी भी स्टिमुलस आई, नॉक्शियस स्टिमुलस आई, तो उसको वो बढ़ा चढ़ा के, वही जैसे सास बहू वाला चक्कर होता है, जब सास बेटे के साथ बैठती है तो बहू की गिला करती है, तुम्हारी बीवी ऐसी है बड़ी लाट कौन से में लेके आई थी, अब तो मेरी इज्जत ही नहीं करती, ख्याल ही नहीं करती,
ठीक है। तो इसी तरीके से ये इंटरनल मैकेनिज्म जो दुनिया में हो रहा है वो बॉडी के अंदर भी हो रहा है। हमारी बॉडी हमारे इस सराउंडिंग वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है। उसके अलावा डिफिशिएंसी इन पेन इनहिबिशन, दर्द होता है तो उसको रोका भी जाता है, लेकिन दर्द हुआ, अब रोकने वाले जो रिसेप्टर हैं, रोकने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कम है, फिर भी थ्रेशोल्ड दर्द का आपको ज्यादा फील होगा। और उसके अलावा पिट्यूटरी एक्सिस है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है पेन का, जिसको समझने के लिए आपने बेहतरीन तरीका ये है कि आप गाइडर की फिजियोलॉजी पढ़ें पेन को समझने के लिए। और एबनॉर्मल स्लीप आर्किटेक्चर, और इसमें नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप होती है, ये पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। रिस्क फैक्टर वही है 3 4 5 पुराने, आपने देखा होगा यही रिस्क फैक्टर आपको हर स्लाइड में जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी मेजॉरिटी में मिले, ठीक है। तो फीमेल जेंडर, फीमेल फैमिली हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल इन्फेक्शंस, स्ट्रेस या को एक्सिस्टिंग कंडीशंस, ये रिस्क फैक्टर होती है फॉर द फाइब्रोमाइल्जिया। अब इसमें देखें कि क्लिनिकल फीचर है। अब जिस तरीके से मैंने बाकी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की बात की थी तो देवर दी मल्टी सिस्टम, और यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 सिस्टम तो आपको वैसे ही नजर आ जाएंगे। और उसके अलावा इसमें जो वेग सिम्टम होते हैं कि जी फीवर है, फटीग है, आर्थल्जिया है, माइल्जिया है, वो नॉन स्पेसिफिक है, वो किसी भी डिजीज में हो जाएगी। तो इस तरीके से मस्कुलोस्केलेटल में ज्यादातर ये पेन के साथ प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात ये कि टेंडर पॉइंट्स ऑन, हाथ रखो तो वो चीखता है, इतना दर्द होता है। हटा के आप कहोगे क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ अंगुली लगाई और आपने चीखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्यों, क्योंकि वो रियल में उनको उतना दर्द होता है। जब आंख नहीं रोती तो दिल रोता है, और जब दिल रोता है तो कोई ना कोई दर्द बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजरते हैं, जिनका दिल टूटता है तो वो दर्द बन जाता है, और वो तो उस दिल वाले दर्द को जो है ना डोमिनेट होने नहीं देता। ओके, इसमें देखें कि साथ में जो है स्लीप डिस्टर्बेंस है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, और ऑटोनॉमिक जीआई सिम्टम्स है, ये भी कॉमन है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, चलो अगर किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो गई तो उसके अनटुवर्ड या आउटवर्ड इफेक्ट क्या होंगे। तो एक तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करता है, मजा नहीं है जिंदगी में। आप जब भी उससे बात करेंगे कैसी है, तो ठीक नहीं है, बस मजा नहीं है, कोई इशू नहीं होगा बैकग्राउंड में, पैसा भी ठीक है, ड्रेसिंग भी ठीक है, रूम भी अच्छा है, फैसिलिटीज भी सारी है, ठीक है, हर दुनिया की सहूलत मौजूद है, फिर भी कहेंगे मजा नहीं है जिंदगी में, ठीक है। और हम सब देखें इनको डिप्रेशन है, हाँ इसी कंडीशन में डिप्रेशन भी होती है या डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड भी होती है। दूसरी बात यह है कि क्रोनिक फटीग एंड वर्क डिसेबिलिटी, ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी भी ऐसे है। विटामिन डी में क्या होगा कि 3 4, एक तो आप खाना खाओ आधे चेहरे पे पसीना आए तो ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी की अलामत है। दूसरा अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, आपने इतना खाना भी नहीं खाया फिर भी वजन बढ़ रहा है। तीसरा कोई काम भी नहीं किया फिर भी थकावट। और चौथी जो साइन है, 6 साइन लिखी हुई है लेकिन चौथी जो वाइटल साइन है वो ये है कि जब शाम ढलती है तो आपका मूड ऑटोमेटिक खराब होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी बनता है सूरज से, थोड़ी बहुत वो जो सोलर एनर्जी आ रही है वो मगरिब के बाद वो फिर ढल जाती है, तो इस वजह से विटामिन डी की एक्टिव कन्वर्जन वो और भी कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड खराब हो जाता है। अगर आप नेट सर्च करोगे या लिटरेचर सर्च करोगे तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से 250 सिम्टम हो सकते हैं, 250 हेड टू टो, कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में आप घुस जाओगे तो वहां विटामिन डी आपको मिलेगा। एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि इन लोगों के पास अक्सर दवाई के जो है ना वो थैले भरे होते हैं या शापर भरी होती है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए हमेशा किसी न किसी मेडिसिन के सर्च में होते हैं, और वो एक मेडिसिन खाते असर नहीं करती, वही डब्बे में रख दी, फिर दूसरी मंगा ली, फिर किसी और से पूछ लिया, किसी और से पूछ लिया। इस तरीके से देयर इज ऑलवेज पॉलीफार्मेसी इन द फाइब्रोमाइल्जिया, क्योंकि जब तक आप उसका ओरिजिनल डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दोगे
तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इसकी देखें डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखिए, वो कौन सी डिजीज है जो हो सकती है अगर फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है तो उसमें देखें कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है। इसमें खास बात यह है कि ये लोकलाइज होता है, उसकी खास बात यह है कि वो जनरलाइज होता है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन इसको डायग्नोस करता है। क्रानिक फटीग सिंड्रोम, इसमें सीवियर फटीग प्रीडोमिनेंट होती है पेन के ऊपर। फाइब्रोमाइल्जिया में मरीज की शिकायत पेन होगी, फटीग वाले सिंड्रोम में फटीग होगी, और क्रानिक फटीग सिंड्रोम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपने हेपेटाइटिस बी, सी या वायरल सीरोलॉजी, एचआईवी वगैरह ये करवाने हैं। हाइपोथायराइडिज्म को कभी भी नहीं भूलना, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन का एक डिसऑर्डर है हाइपोथायराइडिज्म। जब आप खाना भी कम खाते हो, वजन भी बढ़ रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म को भी नहीं भूलना। और एक मोस्ट कॉमन काज है क्रोनिक फटीग का, ठीक है, क्रोनिक फटीग का कॉमन काज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूजुअली जॉइंट पेन, बॉडी एक, उसके साथ एसिडी का जिक्र हुआ, और लास्ट टाइम पोलीमाइल्जिया रूमेटिक का क्या जिक्र हुआ, तो उसमें भी दर्द जो है वो मेन क्लिनिकल फीचर होता है। डायग्नोसिस इसको कैसे करते हैं, तो ये इसकी ACR क्लासिफिकेशन है, और जिसमें वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स जो है वो मोर देन 7 हो, या सिम्टम सीवियरिटी स्कोर जो है वो मोर देन 5 हो, और पेन लास्टिंग मोर देन 3 मंथ, ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको क्रोनिक फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोस करेगा। नो अदर एक्सप्लेनेशन फॉर द सिम्टम। हाँ, जब तक आप उस केस को तब तक फाइब्रोमाइल्जिया लेबल नहीं करोगे जब तक बाकी जो काजेज आपने रूल आउट नहीं की। जब रूल आउट हो जाए तो फिर लेबार्टी में खास बात यह है कि जितनी सारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हमने पढ़ी थी उन सब में ESR वगैरह CRP रेज था या डिस्कस था, लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ ना है, ठीक है। और क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वाइड स्प्रेड मसल पेन होता है तो CPK भी नॉर्मल है या मसल एंजाइम भी नॉर्मल मिलते हैं। और थायराइड फंक्शन, थायराइड में मायोपैथी कॉमन है, तो थायराइड फंक्शन भी आपको नॉर्मल मिलेंगे, TSH, T4 या FT4 ये भी आपको नॉर्मल रेंज आ रहा है। एमिट्रिप्टामिन ये वो ड्रग है जिसको अभी लोग ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट जो है वो भूल गए, लेकिन शानदार ड्रग है, ये शानदार ड्रग है। उसके अलावा डोलोक्सेटिन है, पेरिकेबलिन है, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये ज्यादातर थोड़ा सा इंसान को सुस्त करते हैं, वो पहले ही सुस्त होता है, वो पहले ही सुस्त होता है, उसको फटीग होती है। गाबापेंटिन खाओगे तो आप, मैं समझता हूँ कि कहोगे कि जी पूरा दिन इसी लेक्चर हॉल में बैठे रहे, बाहर नहीं जाते, हालांकि जाना जरूरी है लेकिन हिम्मत नहीं। तो ये इंसान को जो है वो ज्यादा सुस्त करती है, तो इसी वजह से। और गाबापेंटिन के लिए ये मशहूर है कि ये वेट गेन भी करवाती है, तो थोड़ा सा कॉशियस के साथ यूज कीजिए। दूसरे नंबर पे ये मसल रिलैक्सेंट वगैरह आ रही है, इनका कहते हैं कि रोल है कि ये लो डोज में दिया जाए। नॉन फार्माकोलॉजिकल में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हिम्मत दिलाओ मरीज, अरे यार कुछ नहीं है ये खाम खा, तुम चलो उठो चलते हैं घूमने चलते हैं, नया पार्क बना है वाली वाला, उस पे सेव करके आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज थेरेपी, इनको इनकरेज करें कि रूटीन में हल्की फुल्की वहाँ की एक्सरसाइज करें। जाहिर है जितना आप एक जगह पे बैठे रहोगे तो वहाँ ऐसे केमिकल या फ्री रेडिकल पैदा होंगे जो और भी ज्यादा आपका दर्द का बायस बनेंगे, और डिसयूज एट्रोफी और अर्ली फटीग जो है वो करवा देंगे आपको। स्लीप हाइजीन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक और डाइटरी मॉडिफिकेशन में ओमेगा 3 और विटामिन डी का देखो जिक्र है, तो ये भी आप इन पेशेंट्स को एडवाइस दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस इसका ओवरऑल ये है कि ये फ्लक्चुएशन होती है, कभी देखें कि ये मरीज बिल्कुल ठीक ठाक घूम फिर रहा है, और कभी देखें कि जी वो चारपाई से नहीं उठ रहा। दूसरी बात ये कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसमें लाइफ को कोई थ्रेटन नहीं है। अब वो मरीज कहेगा कि मैं, मुझे तो 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, बीमार हट्टा खट्टा, वो ऐसे ही, ना उसका वेट लॉस होता है ना कुछ भी होता है, वो बैठा रहा होता है, हर वक्त ये शिकायत कि बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। और बेटर आउटकम कब होता है, जब अर्ली डायग्नोसिस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या थोड़ी बहुत फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट दे दी आपने, तो इनमें पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ जाती है। रिसेंट एडवांसेस में ये कुछ ड्रग्स हैं, जैसे केटामिन है, केटामिन है, इसको ये ट्रायल बेसिस पे इस पे चल रही है, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता इन पे काम हो रहा है आने वाले कल में। और ओपिएड एनाल्जेसिक्स जो है,
उनका एंटीडोट है नेलेक्सोन या नेल्ट्रेक्सोन, ये भी ट्राई कर रहे हैं। और एक और न्यू जो है ये थेरापी आई है, ये ट्रांसक्रेनियल, ठीक है, ट्रांसक्रेनियल। अब वो हम क्या करते हैं कि सर में दर्द होता है, मसाज करते हैं, तो इसी तरीके से ये एक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, वो भी उसका बेसिक मैकेनिज्म वही मसाज वाला है, और थोड़ा सा स्टिमुलेशन, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं। दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे के बराबर में सामने खड़े करके, और वहां से एक मैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, वो कहते हैं कि एक रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करती है। जेनेटिक रिसर्च के हमने शुरू में देखा कि कुछ जीन से छिले ये इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आने वाले कल में उनकी थेरापी दी जाए और वहां से वो कोई बेहतर। लेकिन याद रखना कि सेरोटोनिन बढ़ाओ, डोपामिन बढ़ाओ, खुश रहो। डोपामिन आपको खुश रखता है। फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मल्टी फेसिटेटेड डिसऑर्डर है जिसमें सेंट्रल पेन डिसफंक्शन होता है और मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट अप्रोचेज होती है, मेडिकेशन थेरापी, लाइफ स्टाइल और सिम्टम रिलीफ। न्यूरो थेरापी में जो है न्यूरो इन्फ्लेमेशन और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन ऑफर होप फॉर बेटर मैनेजमेंट इन द फ्यूचर। बस यही है कि सिंपल पेन किलर या एंटी डिप्रेसेंट दो, यही इसकी ट्रीटमेंट है जब तक आने वाला कल इसके बारे में। अब दूसरे नंबर पे जो डिजीज आ रही है वो है पोलीमायोसाइटिस। अब ठीक है कि एक एक मसल का फाइबर दर्द कर रहा है। अब ये मल्टीपल मसल जो है वो इन्फ्लेम है, वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं थी, यहाँ इन्फ्लेमेशन। ये क्या है? ये किरानिक इडियोपैथिक है, किरानिक भी है, इडियोपैथिक भी है, ऑटोइम्यून भी है और इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी है। इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव होती है, एक दफा हो जाए तो रुकती नहीं। दूसरी सिमेट्रिकल प्रोक्सिमल मसल के दोनों हाथ के प्रोक्सिमल, दोनों पाँव के प्रोक्सिमल, तो इस तरीके से ये सिमेट्रिकल होती है और इम्यून मीडिएट होती है। इसमें लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। इट प्राइमरी अफेक्ट्स स्केलेटल मसल एंड इज एसोसिएटेड विद टी सेल मीडिएटेड मसल फाइबर डिस्ट्रक्शन। अगेन इसमें आए तो इसमें देखें कि 30 to 60 एज है और 2:1 मेल फीमेल रेशो है कि फीमेल अगेन यहाँ डोमिनेंट है। ज्योग्राफी वही, और डेमोग्राफी में भी देखें कि कनेक्टिव टिश्यू, बाकी जो डिजीज है ये प्राइमरी भी होती है, दूसरी डिजीज के भी साथ हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि एसएलई है, स्क्लेरोडर्मा है, ये उनके साथ भी हो सकती है। पेरा न्यूप्लास्टिक पोलीमायोसाइटिस ये कॉमन है ओल्डर एडल्ट में। अच्छा, इसके दो मूड होते हैं, एक जो बचपन में होती है वो वेस्कुलाइटिस के साथ होती है और उसमें ज्यादातर जो है बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और उसमें वेस्कुलाइटिस के फीचर होते हैं। जो ओल्ड एज में होती है वो अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी के साथ होती है। इटियोलॉजी में देखें कि वही जेनेटिक फैक्टर अगेन एचएलए आते हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है एचएलए आपको इतनी दफा याद आ जाएगा, भले आपको टाइप याद ना आए, लेकिन आपने एचएलए लिख दिया तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल ट्राइगर्स में वायरल इन्फेक्शन है, और यहाँ देखें कि एचआईवी का जिक्र है, एचआईवी का भी जिक्र है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्रग्स हैं, पेनिसिलामिन, स्टेटिन, हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर, और मैलिग्नेंसी में पेरान्यूप्लास्टिक। तो देखें कि ये सारे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब वो एचआईवी की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकती है, ड्रग्स की वजह से हो सकती है, तो ये इसके इटियोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी वाला जो मैकेनिज्म है वो ये देखें कि इसमें CD8 इन्वॉल्व है। हमने पहले पढ़ा था CD4 ज्यादातर, अब ये CD8 आ गए। और उसके अलावा ये क्या होता है कि ये ट्राइगर्स करता है इम्यून अटैक को, और नतीजे में क्या निकलता है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मसल फाइब्रोसिस की नेक्रोसिस और रीजनरेशन। और जैसे ही मसल फाइब्रोस हो जाती है तो वहाँ उसके जो ओवरऑल फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, मसल का मास भी डिक्रीज हो जाता है और उसकी फंक्शनल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। रिस्क फैक्टर अगेन वही फीमेल, और एज भी देखें, हिस्ट्री ऑफ ऑटोइम्यून, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स है, और हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंसी। ये फीमेल में क्योंकि ज्यादातर है। अब यहाँ एक चीज नोट करें कि इस वक्त अमेरिका में जो ज्यादातर कॉमन कैंसर फीमेल में पाया जाता है वो लंग कैंसर है, वो स्मोकिंग है।
अब मैं वो राहत अमानत लिया या फतेह अमानत लिया, मेरे रश के कमर वो उसमें देखो ना माया होका कैसे पी रही है, छूटे मार रही है माया। तो हमारे यहाँ भी ये जो है स्मोकिंग कॉमन हो रही है, ठीक है ना। वो जाहिर है वो पता नहीं लाहौर का कहीं की वीडियो थी, तो माया वो दूहें निकाल रही है। तो इसी तरीके से तो अंग्रेज में स्मोकिंग हमारे सोसाइटी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो वहाँ जो सीए लंग है वो फीमेल में ज्यादा कॉमन है, हमारे यहाँ मेल में कॉमन है। अब लग रहा है उस हिप्पो पीने वाली को देख के कि यहाँ पे भी ये कॉमन हो जाए। क्लिनिकल फीचर ये है कि इसमें मस्कुलर सिम्टम्स जो है वो ज्यादातर डोमिनेंट होते हैं, और मसल जो है वो यूजुअली पेन और वीकनेस के साथ। और दूसरी बात ये कि डेली एक्टिविटीज जो है लाइफ की, उसमें भी डिफिकल्टी होती है, उठना बैठना, कपड़े पहनना, कोई चीज। ILD एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगेन इट इज कॉमन हेयर। जहाँ वो फेफड़ों को या लंग्स को अफेक्ट करती है तो वही देखें कि वही सेम स्टोरी आ रही है कार्डिक साइड पे। और यहाँ मायोकार्डाइटिस, कार्डिक एरिथमियाज और जीआई में डिस्फेजिया, स्क्लेरोडर्मा, एसेली सब में कॉमन थी। एक काज लिख ले, BCQ है, वो ये है कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिस्फेजिया इज ओरल कैंडिडियासिस। ये किताब का जुमला है कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिस्फेजिया इज ओरल कैंडिडियासिस या एसोफेजल कैंडिडियासिस। जो ओरल होती है ना वो नीचे भी एक्सटेंड हो जाती है। और ये देखें कि 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है ये नॉन स्पेसिफिक है, आप हजारों डिजीज में इनको ढूंढ सकते हो कि फीवर है, फटीग है या वेट लॉस है। कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये डिसेबिलिटी करवाती है। मरीज की जो लाइफ है वो लिमिट हो जाती है, वो अपने रूटीन एक्टिविटीज एक हद तक कर सकता है, उसके आगे नहीं। फंक्शनल कैपेसिटी इसमें डिक्रीज होती है। दूसरी बात ये कि वहाँ जहाँ वो अधर मसल को इन्वॉल्व करती है तो वहाँ डायफ्राम को, तो इट में लीड टू दी रेस्पिरेटरी फेल्यूर। तीसरी बात ये कि इसके इम्यून मैकेनिज्म में कुछ ऐसा है कि ये मैलिग्नेंसी को भी प्रोवोक करती है। हमारे जिस्म के अंदर हर एक सेकंड में 2 मैलिग्नेंट सेल पैदा होते हैं। आपने गाइटन पढ़ा होगा और वहाँ आपने ट्रांसफर मैसेंजर RNA वाला जो सेक्शन है वहाँ छोटे छोटे से वो मटके बने होते हैं। एक मैसेज आता है स्टार्ट कोडोन के प्रोटीन बनाना शुरू कर दो, और आगे ही जब उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट है या रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है तो आता है स्टार्ट कोडोन। जब स्टार्ट कोडोन हो जाए और स्टॉप ना हो तो उसको या तो हाइपर फंक्शनिंग में चला जाएगा या वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मैलिग्नेंसी का। कार्डिक कॉम्प्लिकेशन इसके वही है कि मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया या हार्ट फेलियर। अगेन इसकी DD पे देखें कि DD पे डर्मेटोमायोसाइटिस, ये पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, ये अक्सर दोनों इकट्ठे होती हैं। ये ब्रदर सिस्टर डिजीज है। आप कभी भी जाओगे तो दोनों को इकट्ठे एक नजर से देखोगे। मैंने सेपरेट इस वजह से लिखा है ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। और इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, इसकी खास बात ये है कि ये एसिमेट्रिकल है, जबकि पोलीमायोसाइटिस में ये सिमेट्रिकल थी। दोनों कंधे, दोनों पेल्विक गिर्डर, इसमें एक साइड ये गई, वो एक साइड वो गई, वो जॉइंट गया, तो इस तरीके से एसिमेट्रिकल है। माइस्थीनिया ग्रेव्स और इसमें ये फर्क है कि माइस्थीनिया ग्रेव्स में आप देखें कि जैसे मगरिब होगा, थकावट ज्यादा होगी तो ड्रूपिंग ऑफ आईज होगी, लेकिन इसमें फेस इस पे, ये इसकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इसको जगह तो दो। पहले तो रहते थे दिन रात तेरी याद में मगन, अब सारी शाम सुना देती है दिल भर उसके अलावा हाइपोथायराइड भी मैंने कहा कि क्रानिक फटीग के साथ आता है, और हाइपोथायराइड वेट गेन है, और हाइपोथायराइड मायोपैथी करवाता है, प्रोक्सिमल मायोपैथी करवाता है। हाइपोथायराइड वाले भी उठने बैठने में उनको मुश्किल होती है, क्योंकि जब भी प्रोक्सिमल मसल यूज करेंगे तो उनको डिफिकल्टी होगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ग्रुप है जेनेटिक डिजीजेज का, उसमें डुशनी है, बेकर है, पेल्विक है, स्केपुलोह्यूमरल है, तो वगैरह वगैरह। इसके उसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो डुशनी है।
डुशनी वाले जो बच्चे हो उनकी अर्ली जो है 15 साल, कहते हैं कि 15-20 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, डुशनी डी डेथ। बाकी उसके कंपेरिजन में जो बेकर हैं या वगैरह बाकी हैं, तो उनमें वो बच्चा यूजुअली 40 साल 50 साल तक भी निकाल सकता है। तो डुशनी में डेथ कॉमन है, ये वर्ड थोड़ा याद रखना तो आपको आसानी रहेगी कि डुशनी में डेथ कॉमन है। और यूजुअली इनमें जो डेथ होती है वो दो बातों की वजह से होती है, एक हार्ट फेलियर, एक रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके अलावा स्टेटिन इंड्यूस मायोपैथी, स्टेटिन ये लिपिड लोअरिंग एजेंट है और ये कॉमनली ड्रग्स यूज होती है और ज्यादातर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हद से ज्यादा ये यूज करते हैं। जहां डायबिटीज है वहां स्टेटिन है, जहां मोटापा है वहां स्टेटिन है, जहां कार्डियक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स है वहां स्टेटिन है, जहां स्ट्रोक है वहां स्टेटिन है, जहां वेट गेन है वहां स्टेटिन है, जहां हाइपोथायराइडिज्म है वहां स्टेटिन है, जहां सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वहां स्टेटिन है। तो स्टेटिन जो है, स्टेटिन का एक यूज मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो फीमेल मोटी हैं और स्टेटिन यूज करती हैं तो उसमें ओवरऑल 25 to 30% मैलिग्नेंसी का रिस्क डिक्रीज होता है। मोटे लोगों में कैंसर ज्यादा होता है, मोटी फीमेल्स में कैंसर ज्यादा होता है, तो इस वजह से अपने वेट को मेंटेन करें। डायग्नोसिस इसका कैसे होगा कि देखें कि ये मसल एंजाइम होते हैं, मसल एंजाइम, इनका पहले भी जिक्र है कि मसल एंजाइम कौन से हैं, लेकिन इसमें कुछ एंटीबॉडीज सेपरेट आ गई है और वो एंटीबॉडीज कैसी है, एंटी जो, अंकल जो को याद रखिए, जो तो मशहूर किताब है, और एंटी एसआरपी और एंटी MI2। अब एंटी जो अगर पेशेंट की आपको पॉजिटिव मिले और उसको ये डिजीज हो तो आपको डोमिनेंट ऑटोइम्यून डिजीज है, उनके लिए ये वर्ड याद रखना, स्टीरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, स्टीरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन और प्लस जो है सिम्प्टोमेटिक थेरेपी। उसके अलावा सेकंड लाइन में आप IVIG देते हो या ये कुछ और ड्रग्स है, रिटॉक्सिमेब वगैरह जो है ये यूज होती है। सपोर्टिव थेरेपी तो हर जगह हर डिजीज में होती है, जो इशू हो रहा है उसको सपोर्ट दो। प्रोग्नोसिस, अगर आप टाइमली ट्रीट करते हो तो 75% के करीब जो है पेशेंट वो अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप लेट कर रहे हो तो ये पेशेंट डिसेबिलिटी डेवलप करेंगे जिनकी तादाद 20 to 30% है। और मोर्टेलिटी तब बढ़ जाती है जब इन पेशेंट में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या कोई मैलिग्नेंसी डेवलप करे। बेटर आउटकम्स विथ अर्ली ट्रीटमेंट। पुअर प्रोग्नोसिस कब होता है, जब NT-SRP या ओल्डर एज का पेशेंट हो, तो इस वजह से वो ये देखें ना कि NT-SRP जो है ये सीवियर पोलीमायोसाइटिस की अलामत है, तो इस वजह से अगर NT-SRP मिलती है तो उनमें मोर्टिलिटी भी ज्यादा होती है। रिसेंट एडवांसेस में आप देखें कि वही ड्रग्स हैं, एक ही फैमिली के, कहीं पे जो है TNF है, कहीं पे इंटरल्यूकिन्स है, कहीं पे साइटोकाइन्स है, कहीं पे बायोलॉजिकल एजेंट्स है, वही स्टोरी घूम के आ रही है। अब इसमें एक ये है कि गट के जो माइक्रोबायोम है वो भी कहते हैं कि इम्यून की मॉड्यूलेशन करवाते हैं पोलीमायोसाइटिस में, तो वो रिकमेंडेड है। और बाकी क्लिनिकल ट्रायल इम्यूनोथेरेपीज पे चल रही हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स पे, वो तो आने वाला कल ही बताएगा। इसका की टेकअवे क्या है कि ऑटोइम्यून मायोपैथी है, टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है, डायग्नोसिस रिक्वायर्स CK एलिवेशन और बाकी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट स्टीरॉइड इम्यूनोसप्रेशन IVIG और प्लस अर्ली ट्रीटमेंट इम्प्रूव्स प्रोग्नोसिस। डर्मेटोमायोसाइटिस ये उसी की सिस्टर डिजीज है। आज में ये पूरा करना है, थोड़ी सी स्लाइड है बस। तो डर्मेटोमायोसाइटिस जैसे नाम इंडिकेट करता है स्किन और मसल, वहां सिर्फ पोलीमायोसाइटिस था, यहाँ पोलीमायोसाइटिस के साथ स्किन भी होगी। तो मैं इसको बहुत ज्यादातर इसके यही फीचर है, ये भी क्रॉनिक ऑटोइम्यून और इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, वही जेंडर है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जुवेनाइल भी होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये एडल्ट एज में भी हो सकती है। बाकी इसके सारे फीचर जो है आपस में मिलते हैं, लेकिन एडल्ट जो है वो लिंक करते हैं मैलिग्नेंसी, लंग, ब्रेस्ट, ओवरिन, गैस्ट्रिक या लिम्फोमा के साथ
कि ये मैलिग्नेंसी के साथ भी कॉमन होती है। इटियोलॉजी इसकी भी वही है, इसमें भी एक्चुअली जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये सारे सेम इन्वॉल्व है, थोड़ा सा वेरिएशन है। पैथोफिजियोलॉजी में इसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, ज्यादातर इसमें कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है और ये इसमें CD4 इन्वॉल्व होते हैं। वही रिस्क फैक्टर है इसके सेम जो पहले। अब इस पे स्लाइड पे आ जाएंगे। बाकी तो क्लिनिकल फीचर इसके सेम होंगे, लेकिन जो फर्क होगा वो होगा स्किन मैनिफेस्टेशन में। अब स्किन मैनिफेस्टेशन में ये 3-4 जो अल्फाज हैं ये आपने याद रखिए। ये आपका BCQ भी है। एक तो इसमें हेलिटोट्रॉप रेश होगा और ये वायोलेस डिस्कलरेशन अराउंड द आईज होगी। दूसरा इसमें गोट्रन्स पैप्यूल या गोट्रन्स साइन मिल सकती है। तीसरा इसमें शॉल साइन या वी साइन मिलेगी। चौथा इसमें जो हाथों की साख्त है वो मैकेनिक हैंड की तरह मिलेगी। पांचवा इसमें पेरियोंगुअल टेलिंजेक्टेसिया होगी। ये मैं आपको अभी पिक्चर दिखाता हूँ। बाकी इसके एक्स्ट्रा मस्कुलर मैनिफेस्टेशन देखें, वही कार्डियक पल्मोनरी GI वाले सेम है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम सेम है। अब ये जरा देखें, ये गोट्रन्स पैप्यूल है, ये गोट्रन्स पैप्यूल, ये वाला सेकंड नंबर पिक्चर देखें कि कितनी क्लियर है। अगर ऐसे हाथ इरिथमेटिस आपको नजर आए और वो इरिथमा जो है रेज्ड इरिथमा हो, आप हाथ लगाएं तो उभार है या उनको आगे चलकर डायबिटीज हो, ठीक है। आप खुद के देखो, इनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है डायबिटीज की। अगर उनके ये फिंगर्स के जो नकल है ये ब्लैकिश होना शुरू हो जाए, ब्राउनिश ब्लैकिश, तो ज्यादातर चांस होता है कि आने वाले कुछ सालों में दे मे डेवलप डायबिटीज। अच्छा, ये है शाल साइन। ये शाल साइन इसको कहते हैं कि जब आप शाल ओढ़ते हैं तो वो आपके गर्दन और कंधों के जो एक्सपोज एरिया है, तो वो जो एक्सपोज एरिया होगी वो रेड होगी, तो उसको शाल साइन कहते हैं। ये हेलिटोट्रॉप रेशियो। आंखों के इर्द गिर्द देखें कि ये आंखें, ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, ये आपको इससे नजर आएंगे। ये वी साइन है, वी साइन। तो ये जो गला है, तो जाहिर है हर मुल्क के लोग कुछ राउंड पहनते हैं, कुछ वी शेप पहनते हैं, तो जिस तरीके से गला होगा इसी तरीके से वहां रेडनेस होगी, तो उसको वी साइन कहते हैं। ये मैकेनिक हैंड है कि इन हाथों में देखें कि इनके हाथ जो है इनमें डिजीज फॉर्मेशन कैसे हो गई। जरा पिक्चर्स मल्टीमीडिया भी मैं 2012 में आया था तो वही लगा हुआ है। अब इसमें देखें, ये टेलिंजेक्टेसिया है पेरियोंगल। ये देखें लाल लाल छोटी छोटी सी कैपिलरीज जो है, इनको टेलिंजेक्टेसिया कहा जाता है। तो ये जब साइंस होती है, रूटीन में हम देखते हैं, ओमिट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इसको अगर बुकिश लेवल पे लिया जाए तो कोई ना कोई काज या डिजीज आपको मिल ही जाएगी। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या होते हैं? वही वीकनेस, डिसेबिलिटी होती है, फाइब्रोसिस होती है, डिस्फेजिया, मैलिग्नेंसी और कैल्सिनोसिस, क्यूटिस, और ये ज्यादातर बच्चों में होती है। स्किन का डिसऑर्डर है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वहां पोलीमायोसाइटिस में डर्मेटोमायोसाइटिस था, यहाँ डर्मेटोमायोसाइटिस में पोलीमायोसाइटिस, और बाकी ऐसे लिया और वही डिजीज। और इसमें वायरल मायोसाइटिस, जी जी, वायरल मायोसाइटिस। डायग्नोसिस में देखें कि वही मसल एंजाइम, वही एंटीबॉडीज, वही EMG, वही मसल बायोप्सी डेफिनेट, और वही इमेजिंग। तो सेम डिजीज है, फर्क ये है कि उसमें पोटेंस मैनिफेस्टेशन नहीं होती और इसमें है। ट्रीटमेंट स्टीरॉइड, इम्यूनोसप्रेशन, वहां पे भी यहाँ पे भी। सेकंड लाइन में वो भी वही, ये भी वही, और सपोर्टिव थेरापी भी यहाँ है। प्रोग्नोसिस 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, अगर ट्रीटमेंट अच्छी हो तो 85% तक लोग जिंदा रह सकते हैं। अर्ली इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी से प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, और पुअर प्रोग्नोसिस जब होता है जब मैलिग्नेंसी साथ हो। रिसेंट एडवांसेस में क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स है, बीटा सेल डिप्लीटिंग थेरापीज है, जेनस काइनेज, जेक इनहिबिटर्स। ये देखें हर डिजीज में इम्यूनोसप्रेसिव
थेरेपी के बाद आते हैं। और ये चौथी चीज देखो, ये क्या है? अब देखें कि AI आपकी ऑटोइम्यून डिजीज तक पहुंच गया, ठीक है ना? AI असिस्टेड इमेजिंग फॉर अर्ली डायग्नोसिस। वो AI वहां से अब हर मशीन को वो कहते हैं कि कनेक्ट करो AI के साथ, जब वो इमेज ले तो AI उसको एनालाइज करके रिपोर्ट देते हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि डर्मेटोमायोसाइटिस इज ए कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज और ये स्किन इन्वॉल्वमेंट के साथ आती है। अर्ली रिकग्नाइजेशन और एग्रेसिव इम्यूनोथेरेपी में सप्रेस द डिजीज सिम्टम्स और प्रिवेंट करेगी ILD से, और इसमें बेटर आउटकम होगा लाइफ का। न्यू बायोलॉजिकल थेरेपी जो है वो ऑन द वे है और अंडर ट्रायल्स है। आने वाले कल में एक होप के साथ ये भी आएंगे। तो दी नहीं क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा कि स्क्लेरोडर्मा, मैंने कहा कि RA, मैंने कहा कि जॉगरन, तो सबको मिला के क्या कहते हैं? तो आपने RA पढ़ा है, आपने इसीलिए पढ़ा है, स्क्लेरोडर्मा पढ़ा है, जॉगरन पढ़ा है। तो ये देखिएगा, तो ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसमें मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है। वहां हमने अकेली इसीलिए पढ़ी थी, अकेली RA पढ़ी थी, अकेली जॉगरन या स्क्लेरोडर्मा, तो ये एक चटनी बन गई, कॉम्बिनेशन बन गई, तो ये चटनी डिजीज है। तो इसके लिए खास बात ये है कि हाई टाइटर्स ऑफ एंटीयूएन, ठीक है। अभी लास्ट वीक में जब MD पार्ट 2 का एग्जाम देने गया था तो ये डिजीज का सीनियर वहां पड़ा था पार्ट 2 में, ठीक है, और पार्ट 2 वाला उसको नहीं पिक कर रहा था, जब मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई देखो ये RA के फीचर हैं, ये SLE के फीचर हैं, ये इसमें रेनाल्ड्स फेनोमेना भी आ गया, ये इसमें जो है शोगरन भी आ गया, इसकी आंखें खुश्क है, पैराटिड खुश्क है, इसको जो है डिस्टल जॉइंट, प्रोक्सिमल जॉइंट, तो मल्टीपल मतलब इश्यूज थे, तो फिर भी वो पिक नहीं कर रहा था। फिर आखिर में जब उसको कहा कि मैंने कहा जब ये सब मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो कहता है कि मिक्स करेक्ट। मैंने कहा फिर आप देखो, तो कहते ओ ये तो ओ। अब आपने अगर एग्जाम में O किया तो फिर तो ठीक है। सुने जी, इसकी खास बात ये है कि इसका वेरिएबल क्लिनिकल कोर्स है, वेरिएबल, ठीक है ना। ये आपने जो बुक में पढ़ा है कभी उसको फॉलो नहीं करती, कभी किसी डिजीज के फीचर डोमिनेंट होंगे, कभी किसी के, तो इस तरीके से इसका वेरिएबल कोर्स है। सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज है और इसमें मल्टीपल डिजीज के जितने सारे हैं इनके फीचर होंगे और हाई टाइटर anti-U1 RNP के होंगे। ये छोटी सी है, बस 2 मिनट। आपने देखा कि ये एज जो है वहाँ 30, 50, 20, 50, यही एज यहाँ पे भी है, तो ज्यादातर ये जो है 15 से 50 के दरमियान, और इसमें डोमिनेंसी देखें कि अगेन फीमेल। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखें और प्रेवलेंस में देखें, 3 से 4 केसेस पर 1 लाख पीपल। वही जो HLA आपको SLE, RA, जॉगरन, स्क्लेरोडर्मा में मिला वो यहाँ आ रहा है, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस वो वहीं आ रहा है, फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन यहीं आ रही है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यहीं आ रही है, इन्वायरमेंटल ट्राइगर्स यहीं आ रहे हैं, इम्यून डिसरेगुलेशन। अब क्या है कि वो जो वायरस एक खास लाइन को इफेक्ट कर रहा था, अब ये मल्टीपल को कर रहा है, तो इस वजह से ये मिक्स करवा रहा है। पहले उसका टारगेट एक था, CD4 था, अब CD8 भी कर लिया, मैक्रोफेज भी कर लिया, फिला भी कर लिया, कॉम्प्लीमेंट को भी निशाना बना लिया, तो वो मल्टीपल लेवल के जो है वो इम्यूनो टारगेट जो है डेवलप करता है, तो जिसकी वजह से ये मिक्स कनेक्टिव टिश्यू बन जाती है। anti-U1 RNP को याद रखना, ये इसकी जो है वो कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है। इसमें बुनियादी तौर बीटा सेल डिसरेगुलेशन होती है, जिसके बाद साइटोकाइन की रिलीज होती है और उसके बाद किरानिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑन हो जाता है। रिस्पेक्टर वही से स्मोकिंग देखें कि उन डिजीज में भी कॉमन थी, यहाँ पे भी स्मोकिंग कॉमन है। अब देखें कि ये सारे वही सिम्टम है जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ के आए हो, SLE में पढ़े, RA में पढ़े, जॉगरन में पढ़े, स्क्लेरोडर्मा में पढ़े, पॉलीडर्मेटोमायोसाइटिस में पढ़े, फाइब्रोमाइल्जिया में पढ़े, वही सेम
जो रिपीट हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके वही कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पहले कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में मिले, वही सेम कॉम्प्लिकेशन है, कोई नया कॉम्प्लिकेशन इसका नहीं है। डीडी इसमें यह है कि जिसको डोमिनेंट फीचर मिले वो उसका आप रखिए, सारे वही डिजीज हैं। लेपार्टी टेस्ट एक U1 RNP कराओगे, बाकी सब जो है वो एएनए प्रोफाइल उसको कहा जाता है। इना प्रोफाइल ये वर्ड याद रखना, ENA और ANA, ये इना और एना प्रोफाइल जो है ये कराओगे। जब ये आगा खान से होता है और ये हजारों रुपए में होता है, एक ही उस टेस्ट में सब के सब कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। जी फार्माकोलॉजिकल थेरापी यही देखें कि यही ड्रग्स आपको RA, SLE, स्क्लेरोडर्मा, डर्मेटोमायोसाइटस, पोलीमायोसाइटस सब में मिली और यहाँ पे भी मिली। प्रोग्नोसिस बेटर है अगर SLE या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के सिम्टम नहीं है। अगर उसके सिम्टम होंगे तो प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। और मोर्टेलिटी इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाती है। रिसेंट एडवांसेस में वही ड्रग्स जो SLE और RA में यूज होती है वो यहाँ आगे सारी देखेंगे सेम के सेम आगे है। इट इज रेयर, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 केस देखे, ठीक है, 2 केस देखे मिक्स कनेक्टिविटी के। और शायद आप अपने जो मेडिसिन से रिलेटेड है वो शायद कभी देखें, जो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है वो शायद कभी न भी देखें, ठीक है। तो वो दोनों के दोनों फीमेल और दोनों के दोनों एक्सपायर, क्योंकि वो जब आई थी तो दोनों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो चुका हुआ, ठीक। उसके अलावा इसमें देखें कि मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है और बायोलॉजिकल थेरापीज या टारगेटेड इम्यूनोथेरापीज जो है, इम्यूनोसप्रेशन जो है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोगों में